सरकार सभी बैंकों को क्यों बेचना चाह रही है? बैंकों के नेशनलाइजेशन के करीब 5 दशक बाद अब सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की राह पर है। जी हाँ, प्राइवेटाइजेशन यानी कि पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को पूरी तरह से निजी मालिकों के हाथ में सौंप देना। वैसे देखा जाए तो भारत में सिस्टम आज़ादी के बाद शुरू हुआ है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं जिसकी वजह से किसी देश की सरकार कुछ क्षेत्रों के प्राइवेटाइजेशन का फैसला लेती है। इनमें से कुछ में सरकार का बोझ कम करना, वित्तीय घाटे का सामना करना और बेहतर सर्विसेज देना शामिल है। वैसे तो दुनिया के कई देशों ने प्राइवेटाइजेशन का फायदा उठाया है, लेकिन कईयों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा है। वहीं भारत ने इसका मिला जुला परिणाम देखा है। हालांकि अब जब भारत में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की चर्चा चारों ओर तेज हो गई है, तो इस पर भारत में बहस चल रही है कि क्या सरकार को पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों का निजीकरण करना चाहिए या उन्हें अपने दम पर ही चलाना चाहिए। हालांकि जैसा हमने बताया कि सच्चाई तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन यहाँ बैंकों के निजीकरण को लेकर तो फिलहाल यही सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है कि भारतीय सरकार सभी बैंकों को बेचकर अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने की जुगत में लगी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी बात की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे। हो सकता है कि बैंक एम्प्लॉइज के हड़ताल की वजह से कभी आपको भी परेशानी झेलनी पड़ी हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर ये बैंक एम्प्लॉइज क्यों हड़ताल पर चले जाते हैं? जी हाँ, हो सकता है आपको मालूम हो कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। पता है, इनके हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ये ऐलान है कि वो IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। और आपको मालूम है, इन बैंक यूनियनों का कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यानी कि इससे ये तो साफ हो ही जाता है कि प्राइवेटाइजेशन के तार कहीं ना कहीं से तो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े ही हैं। पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश में निजीकरण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए निजीकरण को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने निजीकरण को लेकर सरकार की ओर से कई अहम बातें कही थी। तो सरकार के नजरिए से समझें तो उनका मानना है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से सरकार को और देश को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जो लगातार नुकसान में चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को अक्सर इन एंटरप्राइजेस की मदद करनी पड़ती है और टैक्स पेयर्स का पैसा ही इसमें खर्च होता है। सरकार का मानना है जब पब्लिक सेक्टर की शुरुआत की गई थी तब उसकी जरूरत थी, लेकिन आज की जरूरत है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। अब इस समय देश में पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं, जिनमें से 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इस बीच आर्थिक जानकारों की राय है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सरकार को बाकी के सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए, ताकि सरकार पर से काम का बोझ कम हो सके और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ये रिपोर्ट देश के 2 दिग्गज आर्थिक जानकारों ने तैयार की है। इस पॉलिसी पेपर को प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य पूनम गुप्ता और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने तैयार किया है। इनका कहना है कि प्राइवेट बैंकों के काम करने का तरीका सरकारी बैंकों के मुकाबले बेहतर होता है। ऐसे में अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाता है तो इनके कामकाज में सुधार आएगा। सरकारी बैंकों के प्रदर्शन की बात करें तो एसेट्स और इक्विटी के आधार पर इनका प्रदर्शन प्राइवेट बैंकों से कमजोर है। डिपॉजिट और लोन एडवांस दोनों मामलों में प्राइवेट बैंक आगे निकल गए। ऐसा नहीं है कि इन बैंकों की सेहत में सुधार के लिए उपाय नहीं किए गए, लेकिन लगातार मदद देने के बावजूद इनके प्रदर्शन पर असर ही नहीं हुआ। आपको बता दें कि साल 2016-17 में देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे, जिसके बाद कंसोलिडेशन की मदद से इनकी संख्या घटाकर 12 पर लाई गई। साल 2010-11 से लेकर 2020-21 के बीच 10 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों में 65.67 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी डाली गई, पैसा डाला गया। SBI को छोड़कर बाकी के सभी बैंकों की मार्केट वैल्यूएशन फंड इन्फ्यूजन के मुकाबले कम रही। समझ रहे आप? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA के मामलों में ये बैंक आगे रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मार्केट कैप 30.78 बिलियन डॉलर है, जबकि इनका 43.04 बिलियन डॉलर से रिकैपिटलाइजेशन किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचिए जरा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले साल बजट पेश करते हुए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IDBI बैंक के साथ 2 और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण की बात कही थी,
लेकिन उन्होंने इन दो बैंकों के नाम नहीं बताए थे। लेकिन खबर तो यही है कि सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया है। हालांकि रह रहकर ऐसी चर्चाएं भी जोरों पर रहती हैं कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जाते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण हुआ तो बैंक कर्मचारी ही नहीं, सरकारी बैंकों में खाता खुलवाने वाले, लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बैंकों के निजीकरण का मतलब है कि आपको बैंकों में पैसे रखने के भी पैसे देने होंगे। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट बैंक सरकार की योजनाओं को इतनी आसानी से लागू नहीं करेंगे। साथ ही फिलहाल सरकारी बैंकों में MSME, खेती और छोटे मोटे उद्योगों के लिए जो लोन अभी आसानी से मिल जाते हैं वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। निजी बैंक अपने घाटे में चल रहे ब्रांचों को भी कभी भी बंद कर देंगे। उससे होगा ये कि रोजगार कम हो जाएंगे। वैसे भी तो प्राइवेट बैंकों के ज़्यादातर कर्मचारी ठेके पर ही काम करते हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी नहीं है। वहीं जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, इसलिए कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को बैंकिंग का आसान तरीका मानते हुए इसके समर्थन में खड़े हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बैंकों के नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के इतिहास के बारे में बता ही देते हैं। दरअसल साल 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आरोप था कि ये बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इस फैसले को ही बैंक राष्ट्रीयकरण की शुरुआत माना जाता है। हालांकि इससे पहले 1955 में 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथ में ले चुकी थी और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है। दरअसल 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ये बात बार बार कही जा रही थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से बात चल रही थी। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। बस यही बात हाल की सरकार भी निजीकरण के मुद्दे पर बार बार जोर देकर कह रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन के अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन बैंकों के निजीकरण की बात इन सब से बिल्कुल अलग है। इसलिए सरकार को एक बार इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये वही बैंक हैं जो नए शुरू होने वाले उद्योगों को लोन देते हैं। सरकारी लोन की स्कीम जनता के लिए होती है, जो कि सरकारी बैंकों के माध्यम से दी जाती है। लेकिन प्राइवेट बैंकों में अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए तगड़ा ब्याज भी भुगतान करना पड़ता है और साथ में लोन लेने का जो प्रोसेस रहता है बहुत कठिन रहता है। ऐसे में जनता की नहीं सोचते वो बैंक अपनी कमाई का सोचते हैं। ऐसे में धीरे धीरे जो देश का जो रूरल पार्ट है, जो गांव वाला पार्ट है, वो प्रभावित हो सकता है, ग्रामीण पार्ट प्रभावित हो सकता है। नए एंटरप्रेन्योर्स को तकलीफ हो सकती है अगर बहुत सारे बैंकों को एक साथ प्राइवेट कर दिया गया तो। आपका क्या इस पर सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए कि क्या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत। इस वीडियो को